नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखो, जो ग्रुप डी है जिसमें आपका ग्रुप डी में प्रोसेस सर्वर एक प्रोसेस उसमें पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे मैंने देखा है कहते हैं कि सर मैंने प्रोसेस सर्वर का डाला है। दोस्त आपने प्रोसेस सर्वर नहीं, आपने ग्रुप डी का डाला है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हम लोगों के जो ग्रुप डी का पोर्शन है, ठीक है, जो हम लोगों के ग्रुप डी का पोर्शन है उसमें मैथ मतलब ऐसा समझ लीजिए यहाँ आएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ग्रुप सी का होगा वो यहाँ पे आएगा और स्टेनो उससे एक पॉइंट नीचे। तो हम लोग यहाँ पे आज जो देखेंगे वो ग्रुप सी की नहीं, ग्रुप डी की मैथ को देखेंगे। ग्रुप डी की मैथ में कैसा क्या लेवल रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी में लगभग अर्थमेटिक ही आती है 100% अर्थमेटिक ही आती है। एक दो क्वेश्चंस अगर कभी आ गए तो आ जाते हैं, वरना जो है उसमें आपको अर्थमेटिक ही देखने को मिलेगी। चलिए, तो अब हम लोग अपना जो है मार्कर उठाते हैं और मार्कर के साथ साथ में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्या मिलेंगे और कहां से मिलेंगे ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए चलिए, तो मैथ आज किसकी मिलनी है, तो ग्रुप क्या है, मैथ प्रैक्टिस सेट है। ये हमको आज देखना है। बाकी अभी क्वेश्चंस आपको जो है मैं तो अपने नीचे देख लूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस है वो इस साइड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको यहां पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 और प्लस 8। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है बिल्कुल। इसको जोड़ते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये जो 8 लिखा है इसको 0.000 कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये 3 वाला तो 0.008 हो जाएगा, फिर 0.08 आ जाएगा और उसके आगे भी 0, फिर 0.8 आ जाएगा और आगे सबके 0, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है या पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा देते हैं तो हमको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम लोग इसको जोड़ के लेके आएंगे तब क्या बन जाएगा, सही से मार्कर भाई, सही वाले चल जाना। तो ये बनेगा 8, ये भी बनेगा 8 और ये भी बनेगा 8 और ये भी बनेगा भाई 8। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपको सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। कहां गया भैया इरेजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे ही जल्दी जल्दी चलेंगे। हाँ, और ना हो मेरे सर पे बजा हुआ कि भाई अभी कहां। चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 माइनस 1 का 16 प्लस 15, फिर गुणे लिखा है और यहां पे लिखा हुआ है 119 प्लस 113 और माइनस का 16। ठीक है, ये बताना है। तो ये 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये भाई 13 बचेगा। का मतलब गुणा 16 और 15 31 हो जाता है, फिर गुणा 19 100 और 100 200, 10 और 20 220 और 9 3 13 हो जाएगा। तो 220 में 13 जोड़ देंगे तो 900 कितना आ जाएगा, 9 3 12 होता है, तो 232 आ जाएगा और 232 में से 16 निकल जाएगा तो 216 ये आ जाएगा। अब हमको सिर्फ गुणा करनी है, तो यहां पे पहले 3 13 की गुणा कर लेते हैं। 13 छंगा 78, 7 13 1 13 7 20, हासिल लगेगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28। लेकिन ये 13 कहां, 12 में से 1 जाएगा यार, क्या ही कर रहा हूं मैं भी। तो यहां पे कितना बचेगा 11, तो यहां भी भाई कितना बचेगा, यहां भी 11। तो ये सब, अरे एक तो ये बच्चों ने जो हालत की थी बहुत गंदी भाई। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो 11 छंगा 66, 11 एकम 11 6 सर 11 6 17 के साथ हासिल लगाए, 11 दूनी 22 और 1 23। अब इसकी गुणा 31 से कर देते हैं, ये लीजिए भाई 31, तो 6 एकम 6 7 एकम 7 3 2,
फिर 6 तियां 18, 7 तियां 21 और 2 23, 6 तियां 18 और हासिल लगा 1, 7 तियां 21 और 1 22, 2 7 3 तियां 9, 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 6 15, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 7, तो 73 656 कितना मिला? 73 656। और ये नंबर एक ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा और यही उसने आंसर भी दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये पता नहीं कितना उजाला डाला है भाई, इतनी इंक डालने के बावजूद भी इसमें से अभी तक उजाला खत्म नहीं हो पाया है, पूरा बोर्ड नीला हो गया। अगला लिखा हुआ है ए बी क्यू और सी, फिर क्या दे रखा है? कॉमा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, और जो थर्ड ऑप्शन थर्ड चीज दे रखी है वो क्या दे रखा है? ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब हमको इनसे के साथ क्या करना है? अब हमको इनके साथ क्या बताना है? मासापा बताना है, यानी कि HCF। ठीक है, अब होता क्या है? HCF का मतलब होता है जो सबके पास है। क्या है? जो सबके पास। इसमें बी क्यूब था क्या? बी स्क्वायर बी क्यूब और बी, यहां पे कुछ नहीं था, यहां पे स्क्वायर है और यहां पे क्यूब है, सी और सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी सी स्क्वायर था, ये गलत लिख गया था, चलो इसको सही करते हैं। अब देखो मासापा का मतलब क्या होता है? मासापा का मतलब होता है जो सभी में हो। देखो ए क्यूब क्यूब, हमें क्यूब से मतलब नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास यहां पे भी क्यूब नहीं था, यहां पे स्क्वायर था, तो इसका मतलब एक अकेला ये सबके पास है, तो जो सबके पास है वो लिखते हैं। इसके पास स्क्वायर है, इसके पास क्यूब, ज्यादा है, हम ज्यादा वाली चीजें नहीं लेते। इसके पास बी स्क्वायर है, इसके पास बी है और इसके पास भी बी है, तो इसका मतलब बी भी हो गया। इसके पास सी स्क्वायर है, इसके पास सी क्यूब है, सी क्यूब है, हमको उससे मतलब नहीं है, सी अकेला है, तो ये आपको मिल जाएगा आंसर। और ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा? तो ये सेकंड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा और यही आंसर भी आपका बन जाएगा। आप ये मत कहना सर जी भाई ग्रुप सी वाले लोगों में, आपको पहले भी बता दूं, जो लोग ग्रुप सी लोग वाले लोग देख रहे हैं तो वो ये मत कहना सर जी इतना इजी, भाई इतनी ही इजी मैथ वहां पे आती है। फिर लिखा हुआ है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो गई। अब भाई मृत्यु हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि बच्चे दूसरे लोग जो होंगे वो डर जाएंगे, तो वो डर गए और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास 100 लोग थे पहले यहां पे, जिसमें से मृत्यु कितने लोगों की हो गई थी? तो 5% जनसंख्या, तो यानी कि किसी मृत्यु में मर गई, तो यहां पे मृत्यु वाले लोग हो गए कितने? 5%, तो ये 5 निकल गए और 95, यानी कि बचे हुए जो लोग होंगे वो कितने होंगे? 95 होंगे। फिर उसने इसमें भी एक चीज और कह दी थी, एक ट्विस्ट और दे दिया था कि जो बचे हुए लोग हैं उसके 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं, तो चले गए और फिर यहां पे बचे। अगर 8% इसका छोड़ के गए तो बचे कितने होंगे? 92 बचे होंगे। चलो इसको हम लोग 8% पे निकाल लेते हैं, तो इसका 8% यहां चले गए, तो यानी कि 8 5 40, 4 8 ने 72 और 4 76। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहां पे? ये 8% गए थे, ठीक है, हाँ 8% छोड़कर चले गए, तो यानी कि जो 95 बचे थे इसका 8% छोड़ गए, तो 8 5 40, 4 8 ने 72 और 4 76 बटे में 100, तो ये 0 चला जाएगा, यानी कि 7.6 चले गए। और इसमें से पहले तो आप 7 निकाल दीजिए, तो 95 में से 7 जाएगा, बचेगा 88 और 88 में से 6 और निकल जाएगा तो बचेगा 87.4, यानी कि ये बचे हुए लोग हैं। और ये बचे हुए लोग आपको सवाल में कितने दे रखे हैं? 88 274 दे रखे हैं। अब ये 88 274 जो है ये इसके बराबर है, तो यानी कि इसको हमको 100 बनाना पड़ेगा। 87.4 गुणे ये 100, दशमलव हट जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब हमको इसको इससे भाग देना है, तो भाग दे लेते हैं। 874 88 274, तो ये एक बार चला जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 से 0 बचेगा, फिर 874, यानी कि ये एक बार और चला जाएगा 874, तो यहां पे ये पूरा चला गया, पूरा चला गया,
नहीं यार, पूरा पूरा अभी कैसे चला जाएगा? क्या ही यार, मैं भी कर रहा हूँ, बच्चों वाले गलतियां कर रहा हूँ आजकल, मुझसे गलतियां हो भी बहुत रही हैं, मैं खुद परेशान हूँ। तो यहाँ 8 बचा था, 7 उतारा, क्या ये इससे डिवाइड जाएगा? भाई नहीं जाएगा। तो फिर 4 और ले लेंगे, तो ये एक बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 101, और मल्टीप्लाई कितने से करना था? 1000 से। कितना आ जाएगा? और ये आपको किस ऑप्शन में दिख जाएगा भाई? ये सेकंड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हो चलिए आगे लिखा हुआ है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। तो 3 दिन का 30 घंटे के साथ, तो 30 घंटे के साथ बताना है। तो 30 घंटे ये लिख लिए, और 3 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? 24। तो 3 दिन में जितने भी बन जाए, तो 3 से ये 10 बार चला गया, फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, और ये 12 बार। तो भाई आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5/12। और ये आपको किस आंसर, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। पैंतालीस, इसका आंसर जरा चेक कर लें, क्या यही आ रहा है? नहीं, अच्छा ठीक, अच्छा उल्टा कर रहे हैं हम लोग, उल्टा ये ऐसे हो गया, उसने 30 घंटे का पूछा था। ठीक है, तो वही चीज है कि उसने घंटे का पूछा है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात पूछना है, तो वही चीज फिर उल्टी ही कर देनी है। ये 5 बार चला जाएगा, और ये कितने बार जाएगा? 12 बार। तो यानी कि कितना जाएगा? 12/5, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक है, डी नहीं बी आएगा, क्योंकि उसने उल्टा पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लिखा हुआ है कि एक कार एक निश्चित दूरी को, तो दूरी बराबर हमको क्या है? पता है? नहीं पता है, x। चाल बराबर कितनी दे रखी है? चाल बराबर भाई हम लोग देख लेते हैं कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक, और समय, समय उसको कितना लगता है? 8 घंटे। तो दूरी निकल आएगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? चाल गुणे समय, यही तो बनता है। चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई समय कितना है उसके पास? 8 आवर। ठीक, तो आवर से आवर चला जाएगा, तो 8×5 = 40, यानी कि 400 किलोमीटर आ जाएगा। अब उसके आगे भी कुछ चीज कही थी कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना हो, तो 400 किलोमीटर को हमको कितनी देर में तय करना है? 5 किलो, मतलब कितने से? 5 घंटे में। तो ये 5 से 80 बार चला जाएगा। अच्छा ये किलोमीटर ही था। ठीक है, तो कितनी इसकी डिस्टेंस चाल आ जाएगी? तो किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर बन जाएगा। भाई चल जाए यार, अरे यार पूरा सब मेरा वही खराब हो गया, पूरी सब दीवार खराब हो गई छिलकने से। चलो खैर आगे बढ़ेंगे, इसको अभी रख देते हैं। हाँ आगे बढ़ेंगे। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक है। क्या है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। कि लिखा हुआ है कि एक ट्रेन जो है खंबे को पार करती है, लेकिन इतनी चाल के साथ में। चाल कितनी दे रखी है भाई उसकी? तो 54 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उसकी चाल दे रखी है। ठीक है, चलो चाल बराबर उसको कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 150 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1 मीटर में, तो इसका मतलब कोई ना किसी चीज को तो बदलना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, यानी कि सेकंड में, तो यानी कि इसको बदल लेते हैं। इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा, तो 18 × 3 = 54, यानी कि ये 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, अब हमको उसने क्या पूछा था? रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगा समय। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये जो है ये एक खंबा है, और ये
रेलगाड़ी है, ठीक है, ये इसको पार कर रही है, तो जितनी ये लेंथ की होगी उतनी ही तो दूरी चलेगी। बिल्कुल भैया, इतनी ही तो दूरी चलेगी ना, हाँ इतनी ही दूरी चलेगी। तो हमको समय निकालना था ना, समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास कितनी है 150 मीटर, ये 150 मीटर की लंबी थी, 150 मीटर ही तय करेगी। चाल कितनी है 15 मीटर, और सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, मीटर से मीटर ये 10 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और ये 10 सेकंड आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 10 सेकंड आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब देखो कितना स्मूथ चल रहा है और कितने स्मूथली बिगड़ भी रहा है, मतलब इरेज भी आसानी से हो रहा है। और वो यार बच्चों ने खराब कर दिया है मार्कर, अब पता नहीं उसको, मुझे लगता है पहले एक बार हटाऊं, धूप में रखूं, फिर चलो। फिर हीरो ने 47,000 की पुरानी कार खरीदी, तो पुरानी कार की कीमत 47,000 है, ठीक है। मरम्मत पर कितनी है 3,000। कितना बना देगी, अगर वो 3,000 उस पे खर्च कर रहा है तो बना देगा भाई 50,000, ठीक है, ये बन गया। अब उसने कहा बेचा कितने पे है 58,000, कितने पे बेचा है 58,000 पे, तो यानी कि उसको लाभ कितना हुआ है 8,000 रुपीज का, ये लाभ हुआ होगा भाई। भाई जब वो 50,000 47,000 की खरीदी, 3,000 बनाने में लगा दिया, फिर 50,000 हो गए, फिर 58,000 की बेच दी, तो 8,000 का लाभ हुआ। अब उसने क्या पूछा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 50,000। अब ये मत कहना सर जी क्रय मूल्य तो इतने का था, लेकिन बेटा इसमें 3,000 का ये खर्चा भी तो किया, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई 50,000। तो अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, फिर इससे 16 बार आ जाएगा। तो यानी कि लाभ परसेंट उसको कितना आ जाएगा 16% को उसको लाभ हुआ होगा। और ये 16% आपको सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 49। कितना है 49। उसने क्या कहा है कि अगर 22% की छूट हम दे देते हैं तो 17% का लाभ भी उसको कमाना है। तो देखो 17 नहीं था, हाँ 17% का लाभ कमाना है। तो देखो 17% का उसको लाभ कमाना है, ठीक, और छूट भी दे देता है। तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के से कितना अधिक होना चाहिए। तो देखो यहां पे लिखो अंकित मूल्य बटे में क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, और बराबर में जो भी उसको लाभ हो रहा होता है वो जुड़ जाता है, और जो हानि हो रही होती है वो क्या हो जाती है सॉरी यार, हाँ जो उसको हानि हो रही होती है वो क्या कर देते हैं, वो घटा देते हैं। तो बस वही चीज 100 प्लस लाभ का परसेंटेज और बटे में 100 माइनस जो हानि हो रही होती है उसका परसेंटेज। तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं वो x है। क्रय मूल्य हमको पता था कितना हो गया है, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना दे रखा था, क्या क्रय मूल्य कितना दे रखा था, हाँ मान लेते हैं कि वो 100 होगा। हमको तो ये तो क्रय मूल्य तो हम बना ही सकते हैं ना। फिर उसके बाद में ये, क्योंकि ये 100 पे लाभ होता है और हानि इस पे भी, तो लाभ हमें कितने का होना है 17 का, हानि कितने की होनी है 22 की। तो ये कितना आ जाएगा x बटे 100 बराबर 117 और बटे में ये 78। और ये जो 100 इधर है तो इधर से हटाएंगे, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा। अब अगर हम इसको भाग देते हैं तो ऑप्शंस हमको क्या क्या दे रखे थे, ऑप्शन के नियर बाई हमको पहुंचना है ठीक। तो देखो ये 2 से काट दें, 2 3 6, 2 नेम 18,
फिर 2 से ये 50 बार हो जाएगा। अब 39 9 तियां 27, तो ये 3 बार चला जाना चाहिए, ये 3 बार चला जाएगा, बराबर 150। ये आपको आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया कि अंकित मूल्य अगर हम 150 रुपया रखते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, अगर हम 22% की छूट भी दे देंगे तो भी हमको 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा, और क्रय मूल्य पे ही आपको जो है, जब तक मानेंगे नहीं तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त हैं। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 3/4, ये प्लस मैं अपने तरफ से लगा रहा हूं, आपको कॉमा में दे रखा है 5/8 प्लस 7/12, और क्या दे रखा है प्लस 15/16। इसने इनका औसत पूछा है, तो औसत के लिए इन सभी का टोटल बटे में इनकी संख्या 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। इनका टोटल करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आ जाएगा इसका 48। ठीक है, तो 4 से इसको भाग देंगे 48 तो 12 बार जाएगा, 12 से 3 की गुणा तो 36 हो जाएगा, 8 से देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 की गुणा 5 से तो 30 हो जाएगा, फिर 12 से देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये प्लस 16 तियां 48 और 15 तियां 45, और ये बटे में कितना आ जाएगा 4, जो बटे में से हम खत्म कर देंगे तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यहां पे आ गया। अब ठीक देखो, 30 30 60, 60 और 30 90, 90 और 40 135, और 135 का ये जो दो उठा के हमने इसको दिया था, तो 30 30 60 30 90 और 90 और 45 कितना होता है 135, और 135 और 4 139, और बटे में 8 चौके 32, 4 चक्कू 16 और 3 19, 192, यानी कि 139 बटे 192 ये आपको पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे जाएगा, और यही आपका सही भी हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 18 लड़कों में एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत इतना है। तो देखो लड़कों का, हम सिर्फ लड़के लिखेंगे, इनको 18 टेस्ट में कितना औसत मिला है 16। तो जो भी हमारा औसत होता है, जो लोग होते हैं उनसे गुणा कर देते हैं तो हमको कुल मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि लड़कों को मिले कुल अंक। ठीक, तो कितने हो जाएंगे, तो 16 18 छंगा 108, 10 हासिल 18 एकम 18 और 10 28। ठीक, तो ये मिल गया, यानी कि ये क्या आया है, तो लड़कों के कुल अंक आए हैं। ये क्या आया है, लड़कों के कुल अंक आए होंगे ये। ठीक है, फिर उसने क्या कहा था, कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी, तो पूरी कक्षा, पूरी क्लास का के कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कितना दे रखा था 30 लोगों का 18.1 हो जाता है, तो 30 लोगों का औसत 18.1 दे रखा था, तो कुल कितने बन जाएंगे, तो 30 एकम 30, 3 240, और 240 में 3 और जुड़ जाएगा तो 200, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे कर लेते हैं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, आजकल मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं। 3 एकम 3 18 तियां 54, और एक जीरो पॉइंट के बाद एक दशमलव लिख जाएगा तो ये आ जाएगा, यानी कि 543 आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे 543 लिख लेंगे। अब ये पूरी कक्षा का है, जिसमें से लड़के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो लड़कियों का आ जाएगा। ठीक, लड़कियों के कुल अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13 में से 8 गया 5, 4 बचा 3, 13 में से 8 गया 5, और फिर 4 में से 2 गया तो ये 2, ये बचा। और लड़के कुल लोग थे 30, लड़के 18, तो लड़कियां कितनी बचेंगी भाई 12। ऐसे ना समझ में आए तो लड़कियां, तो कुल माइनस लड़के, कुल थे भाई 30 लोग जिसमें से 18 लड़कियां, तो बराबर ये 12 आ जाएगा। तो बस वही 12 से हमको क्या करना है, भाग, तो 12 एकम 12 दूनी 24, फिर एक बचेगा तो 12 एकम 12, और 3 बचेगा तो फिर 12 दूनी 24, फिर बचेगा 6, तो 12 पंचे 60, तो यानी कि 21.25 जो है लड़कियों का औसत आ जाएगा कितना 21.5, और ये 21.25, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, और यही आपका सही आंसर भी होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो चलो ये लिखा भाई हमने ए को और ये लिखा बी को। ए करता है 10 दिनों में और ये करता है 20 दिनों में। तो इनका पूछा क्या गया था, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 10 से जब इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 20 से जब 20 को भाग देंगे तो 1 बार। इन दोनों का ये इफिशियंसी आ गई। तो यानी कि ये 2 से करता होगा और ये 1 से करता होगा, तो मिलके ये 3 काम करते होंगे। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, ये 5 दिनों तक काम करते हैं। अगर वो 1 दिन काम करें तो पूरा कुल काम कितना हो जाता है 3 दिन, 3 यूनिट काम हो जाता है। लेकिन उनको करना कितने दिन है 15, 5 दिन, तो 15 आ जाएगा। यानी कि 15 यूनिट जो है उन्होंने काम कर लिया। और हमारे पास कितने थे 20 यूनिट हमारे पास पूरा काम था। अब उसने कहा था कि इनका अनुपात बताना है कि मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग हो गया। तो यानी कि 15 हो गया किस में से, तो 20 में से 15 हो गया, तो 5 तियां और 5 चौके, तो यानी कि 3/4 काम हो गया। 3/4 काम हो गया। बस इतना ही आंसर बताना था और ये पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। P तथा Q एक साथ काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। P Q से 2 गुना कुशल है। देखो P और ये भाई Q, P जो है वो Q से 2 गुना कुशल है। तो ये मान लेते हैं ये 1 और 2 ये इनकी क्या है इफिशियंसी है। ठीक, तो इनको टाइम इनका बिल्कुल प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा लग जाता है। जो जिसका 1 दिन में 1 काम कर पाता है तो उसको 2 समय लगेगा। समय मतलब ये उल्टे हो जाते हैं, और 2 वाले को 1 समय लगेगा। ठीक, अब उसने क्या कहा था, आगे का काम देखते हैं। P अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, P अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर हम लोग ऐसे ही रखते तो ये टोटल काम 3 दिनों में कर लेता। लेकिन हमको इसको आंसर क्वेश्चन में हमको कहा कि 7 दिनों में करता है। तो देखो, तो ये हो जाएगा इसके साथ x और ये इसके साथ x, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको ना यहां पता थी तो ना तो यहां पे आएगी। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये कर लेंगे। अब 1/1x प्लस 1/2x और बराबर वो दोनों मिलते हैं तो कितने दिनों में करते हैं 7 दिनों में। तो देखो ये इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 2x, x से x चला जाएगा बचेगा 2, 2 का गुणा 1 से ये आ जाएगा 1 बराबर 1/7। अब देखो फिर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है यहां और यहां, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 और ये बराबर बन जाएगा 2x। तो कितना आ जाएगा 7 तियां 21 और 2 बटे में आ जाएगा बराबर में x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5। तो यानी कि x बराबर आपको कितना मिल रहा है 10.5। और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि P अकेले कितने दिनों में करेगा 10.5 दिनों में। कितने दिनों में, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे आनी है P के लिए, तो इसमें रखनी है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की पूछती तो यहां पे 21 दूना 42 दिन में करता। ठीक है, तो 10.5 दूना 21 दिनों में करता, 10.5 की गुणा 2 से करते तो 21 आ जाता। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और ये जरूर बता देना क्या ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं, क्योंकि आप लोग 2 दिन तो आते हो, तीसरे दिन फिर मौज मस्ती में चले जाते हो। आप लोगों के कहने से ही हिंदी की क्लास चालू की गई थी। हिंदी की क्लास में आपने कहा था सर जी चैप्टर वाइज करा दीजिए, बहुत रिवीजन हो जाएगा। और मैं देखता हूं कि क्लास जब डाली जाती है तो उसके बाद में शाम तक अगर मैं जब फ्री होता हूं, जब भी चेक करो उसको, तो पता चला अच्छा अभी 200 व्यू भी नहीं हुए, अरे यार अभी तो 300 व्यू नहीं हुए, अरे यार आज तो 100 व्यू भी नहीं हुए। तो ये घटियापन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस तरीके की चीज आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूं। तो हिंदी की आपने कहा था चैप्टर वाइज करा देना, मैंने कोशिश की आपको कराने की, लेकिन आप लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। चलो देखेंगे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। तो उसने कितने रुपए उधार लिए 5,000, और कितने दिन के लिए लिए 2 साल के लिए, कितनी दर पे लिए 4% की दर पे लिए। तो वो क्या करता है, यहां से उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो ये 2 से चला जाए 4 दूनी 8 5 40, यानी कि 400 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। फिर उसने ये चीज कही कि ये जो 5,000 रुपए हैं दूसरा व्यक्ति जब लेता है, जिसने ये उधार लिए थे, जैसे मान लिया ये ए ने उधार लिए, अब ए ने बी को दिया तो बी को 5,000 रुपए ही दिए, 2 साल के लिए ही दिए, लेकिन उसने क्या किया 6 कितना था 25% पे दे दिए।
चतुर था भाई बी। ए से उसने लिया 5,000 रुपए लिए 4% पे, और बी से बी को उसने दे दिए 5,000 रुपए 6% की दर पे, 6.5% की दर पे। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो यहां पे भी 2 जीरो लग जाएगी, ये 1 जीरो यहां, तो 1 2 3, तो 1 2 3 कट जाएगा। और 5 दूनी होता है 10, और 10 की गुणा जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 625 बचेगा। अब पहले जब ए लेता है तो उसको 400 रुपए देने हैं, लेकिन जब बी को वो दे देगा तो बी इसको एक कितना दे देगा? 625। तो ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 225 का। कितने साल में? 2 साल में। उसने पूछा क्या है? उसने कहा है उसके द्वारा प्रतिवर्ष लाभ, तो 2 साल में अगर वो इतने पाता है, कितना? 225 रुपए, तो 1 साल में कितना पाएगा? तो 225 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 112.5। ये लीजिए भाई, आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, और यही ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 2040% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। अच्छा भाई देखो, पहले यहां पे लिख देते हैं मूलधन, दर और समय, तो पता रहता है। मूलधन है आपका कितना है भाई? 2,000 रुपए। हाँ भाई, सब्जी आओ ले आओ, मेरे घर पे बेचो आके। दर है आपकी 40% की, और समय है आपका 3 साल का। हाँ बिल्कुल भैया, टमाटर बहुत महंगे हैं। अब हम लोग इसको लगाएंगे ट्री मेथड से। सबसे पहले दर को बदल लेते हैं, तो 40 इसको भिन्न में बदल लेंगे, 40/100 हो जाएगा, तो यानी कि ये चला जाएगा, यानी कि 4/10 आ जाएगा। तो 4/10 में ही रखेंगे। आप ये मत कहना कि सर जी अभी और छोटा हो सकता है, हम नहीं करेंगे छोटा, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे वो आपको आगे अभी पता चलेगा। वैसे हम तो इसको भी नहीं सही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे की चीजें सॉल्व करना। तो 1 2 और ये 3, हमने 3 साल में भाई इसको डिवाइड कर दिया। 3 साल में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको 3 साल के लिए निकालना था। दर कितनी है? तो 40/100 है। दर इतनी ही तो थी। गोभी, टमाटर, आलू, धनिया, मिर्च सब ले आओ भाई। हाँ, तो उसने पूछा था तीसरे साल का ब्याज। तो पहले तो यहां पे ये निकालते हैं 2 जीरो से, ये 2 जीरो कटेंगे, तो 4 दूना होगा 8, और 1 जीरो इसका, तो ये 0। तो जो पहले साल ब्याज आता है वो सभी में बराबर आता है, और ये बन जाता है, अगर इन तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे तो ये बन जाता है साधारण ब्याज। ठीक, और क्योंकि यहां पे भी 40/100 आएगा, और यहां पे भी 40/100 लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस ब्याज, इस रुपए के ऊपर यहां पे ब्याज लगा होगा, तो कितना लगा होगा? 40/100 लगा होगा। तो 100 से ये 2 जीरो चले जाएंगे, बचेगा 8 चौके 32। यही चीज यहां पे भी लगी होगी, क्योंकि 40/100 लगा होगा, तो कितना आ जाएगा? यहां पे भी 320 आ जाएगा। अब हर चीज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसका मतलब एक ब्याज इसका भी यहां पे आ जाएगा, तो इस पे भी 40/100 लगेगा। कितना आ जाएगा? 320 यहां पे भी आ जाएगा। फिर अब ये बचा है ना, तो इसके ऊपर भी एक ब्याज यहां पे लग जाएगा। अब 320 का भी 40/100 निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो 32 चक्कू होता है, 4 दूना 8, 3 चौके 12, 128। हमसे कितना पूछा था? तीसरे साल का ब्याज। तो तीसरे साल का ब्याज भाई इनको जोड़ देते हैं, हो जाएगा। तो देखो 8 3 11, 11 3 8 3 11 और 1 12, 12 3 15, 15 ये हो गया 20 40 60, तो यानी कि 1568 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा तीसरे साल का। बस ये आपका देखो 1568 रुपए आपको तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। अब किस बार जो थोड़ा सा सवाल जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा, अब किस बार थोड़ा सा ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। मैं भी भाई अपना अगले पेज पे पहुंच जाता हूं। कौन? हाँ ये है। ठीक, तो देखो होता क्या है कि ज्यामिति से कठिन कुछ नहीं है, इसमें कठिन कुछ नहीं है, बस मेन चीज क्या है कि इसको हमको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये उसने हमसे कहा है जो आधार है, तो मान लेते हैं जो आधार होगा वो x होगा,
ठीक है, क्योंकि हमें ना तो आधार पता, ना लंब पता, ना कर्ण पता है। ठीक, बेस, हाइट एंड हाइपोटेनस, हमको तीनों चीजें भी नहीं पता, लेकिन उसने एक चीज कही, जो आधार होता है वो ऊंचाई जो है वो आधार का 4 ज्यादा है, और जो कर्ण है वो लंब का भी क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक, तो ये कितना बना देगा, इसको अंदर भी लिख सकते हैं x + 8 बना देगा। ठीक है, तो x + 8 बन गया। अब हमको पता है जब हमारे पास समकोण त्रिभुज में जब हमको सारी चीजें दे रखी होती हैं तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। चलो, AB कितना है, x का स्क्वायर प्लस ये कितना है, x + 4 का होल स्क्वायर बराबर x + 8 का होल का स्क्वायर। अब देखो ये कितना बना देगा, x² + x² + 16 + 2 4 × 8 हो जाएगा 8x बराबर यही चीज इधर भी x² + 64 + 16x। ठीक, जिसको ये ना समझ में आया वो ऐसे फार्मूला रख लेना। ये वाला फार्मूला खोला है मैंने, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला मैंने रखा है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। तो देखो ये 1x और ये 1x मिलके बना देंगे 2x, और एक बराबर के साथ है तो ये बराबर वाला इसके साथ काट देंगे, बचेगा कितना, x²। अब ये 16 इधर प्लस का है, इधर 64 माइनस का है, तो पहले 8x और 16x, तो 8 इधर प्लस का है और इधर माइनस का, तो यानी कि ऐसे लिखेंगे +8x माइनस का 16x प्लस का 16 और माइनस का 64 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये x², ये प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस माइनस, क्योंकि 16 बड़ा है तो 8 आ जाएगा, ये माइनस का, दोनों में को आपस में घटा देंगे, ये वाले दोनों आपस में घट जाएंगे, और जो चिन्ह उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो 16 बड़ा इसलिए माइनस, यहां पे भी 64 बड़ा तो माइनस, 16 में से 64 में से 16 निकल जाएगा, 48 बचेगा। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये x² माइनस के अंदर 12 माइनस का 4x माइनस का 48। देखो, अब जिनको यहां पे ये चीज नहीं पता है भैया, ये हम लोग 9th 10th में, 9th 10th तो बहुत बड़ी चीज है, ये आपको 6 में सिखा दिया जाता है, ये गुणनखंड विधि हमको 6 में सिखा दी जाती है। तो x² माइनस का 12x प्लस का 4x और माइनस का 48। जो बच्चे सी की तैयारी कर रहे हैं, वो गारंटी है कि वो यहीं पे आंसर बता सकते थे। जिन्होंने कभी बैंक की तैयारी की है, एसएससी की, वो यहीं पे आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर भाई 12 आना है। लेकिन देखते हैं भाई, तो चलो, ये x² दोनों के पास है, यहां है तो x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x - 12, और इसके पास से 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 12। ठीक है, अब देखो यहां से एक ब्रैकेट में ये वाली चीज है तो x + 4, और एक ब्रैकेट में जो बची हुई चीजें थी x - 12, और दोनों के बराबर 0, तो x + 4 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर हमको -4 मिल जाएगा, और जो कि गलत है, क्योंकि 4 दूरी कभी भी माइनस में नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए थी, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है। फिर रखेंगे x - 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 12, तो हमको 12 आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये आएगा 12, और ये आएगा 12 × 4 = 16, और ये आएगा 12 × 8 = 20। ठीक है, 144 + 256 बराबर 400 होता है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, कोई भी गलती नहीं आएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक तो भाई आजकल इतना मच्छर बढ़ रखा है। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य, माध्य मतलब भाई औसत होता है, तो औसत हमको दे रखा है 58, इनमें से 20% प्राप्त अंकों का माध्य 60 है। तो मान लेते हैं कि कुल लोग हमारे पास 100 होंगे, हमको तो पता नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो कुल जो है उनका अंक, कुल टोटल कितना बन जाएगा, तो 100 × 58, औसत इतना ही दे रखा था, कितना आ जाएगा, 5800 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर उसने क्या कहा था कि 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य इतना है, तो 20% लोगों को जो मिले होंगे तो उनका कुल कितना बना होगा, तो 20, क्योंकि 100 टोटल थे, उसका 20% 20 होगा, इनका माध्य कितना दे रखा है, तो भाई 60 दे रखा है, बराबर कितना हो जाता है, 1200।
और सेम चीज यानी कि जो 30% वाले जो लोग थे इनका कुल कितना हो जाएगा, तो ये लोग 30 हो जाएंगे टोटल, और इनको औसत मिलता है 40, तो ये भी 1200 बना देंगे, और ये कुल कितना बना देंगे 2400। ये जो 2400 है ये कुल में से जो कुल था इसी में से तो माइनस करेंगे भाई, बचेगा कितना, यहां लिख लेते हैं, चलो पहले यही लिख लेते हैं, 0 0, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो ये 3400 बचा। अब खुद सोचो, 30 ये लोग निकल गए, 20 ये लोग बचे, टोटल थे 100, बचे कितने होंगे, तो यहां पे 50 बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 50 बचे होंगे, हाँ 50 ही बचे होंगे, हाँ ठीक है। फिर देखो ये 0 से 0, 5 से 7 6 बार जाएगा, 7 बार नहीं, 7 5 35 हो जाता, बचेगा 5 8 40, तो यानी कि 68। तो जो बचे हुए लोग हैं इनका औसत कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा भाई। तो बस आपको यहां पे यही करना था, इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक पाई चार्ट के रूप में कुछ दे रखा है, ठीक है, इसको बस सवाल को पढ़िए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें इसने क्या कहा है कि 2017 में ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, वाई है, ओप्पो है, वीवो है और अदर्स हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा है, 2017 में बिक्री के लिए 5000 करोड़ थी। कितनी थी, 5000 और सीआर, ठीक, तो हमने सीआर लिख दिया। फिर वीवो कंपनी द्वारा, तो वीवो कंपनी को मिला कितना था, 6% मिला था, तो बस इसका ही हमको 6% ही तो निकालना है। 2 0 से 2 0, 6 पंचे 30 और 1 वाला 0, ये तो ये भी सीआर में आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना मिल रहा है आपको, 300 सीआर। तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो गया, इतना सरल आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें भी एक आपको क्या दे रखा है, इसमें भी आपको एक टेबल दे रखी है, और इस टेबल में आप देख रहे होंगे तो क्या दिखाई दे जाएगा कि टेबल में पहले जनसंख्या दे रखी है, तो चलो बता ही देते हैं, ये 200 दे रखी है, ठीक, यहां पे ये ए को जनसंख्या इतनी मिली, ठीक, बी को कितनी थी, डैश थी, सी को कितनी थी, कितनी है भाई 150 और 120, ठीक है, और डी को कितनी मिली है 120। अब उसके बाद उसने क्या बताया था, उसने बताया था साक्षर लोग। साक्षर लोग कितने हैं 150, ये 200, इसमें कितने हैं 50 और ये डैश है। हमको ऐसा नहीं है पूरी फिल नहीं करनी है, मैं बस आपको बता रहा हूं। और निरक्षर कितने हैं, ठीक, तो निरक्षर लोग कितने हैं भाई, हट जाओ यार अब तुम, ठीक, निरक्षर लोग कितने हैं, तो निरक्षर लोग कितने हैं भाई 50 100 100 90, तो 50 100 100 और 90। अब इसमें आपको परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, साक्षर लोगों का परसेंटेज दे रखा है, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये डैश है, इस वाले में कितना लिखा है 66.6, और इसमें कितना लिखा है, ये भी डैश है, और ये 25 लिखा है। हमको इनसे कुछ भी मतलब नहीं था, हमको मतलब था सिर्फ इस वाली, मतलब ये वाली जो है इससे और ये इनसे, बस हमको इनसे मतलब था। सवाल पे आते हैं, लिखा हुआ था कि निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत होगा, तो पहले तो निरक्षर वाले सभी को जोड़ लो, 100 200 और ये 300, 50 में से 10 इधर दे दिए तो बचा 40, तो 340, ये बन गया भाई 340। इधर आते हैं, ये 200 और ये 300, साक्षर और निरक्षर मिलके ही तो कुल जनसंख्या बनाएंगे, कितनी हो जाएगी, ये 300 आ जाएगी। 2 3 5 6 7 770, ठीक। ये उसने क्या पूछा था, प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक हमको निकालना है, 1 दशमलव स्थान तक क्या पूछा था, कुल कितना प्रतिशत, 1 दशमलव, अच्छा कुल कितना प्रतिशत होगा, तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए ये जो आपको दे रखा होता है, तो 340 बटे में कुल लोग 770 और गुणे में 100, ये 0 से 0 चला जाएगा। अब 77 से हम लोग इसको 340 और 1 0 ये वाला इसको भाग दे लेंगे, तो 7 चौक 28 होता है, तो लगभग पहले 4, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 10 में से 8 गया बचा 2, 4 में से 3 में से 1 0 चला जाएगा तो 3, अब ये 0, फिर यहां पे कितना आ जाएगा, फिर यहां पे कितना आ जाएगा, तो 308 और आगे चला जाएगा, तो फिर 4 बार लेके जाएंगे तो कितना चला जाएगा 308, बचेगा कितना 12 बचेगा। यहां पे दशमलव लगाएंगे, यहां पे 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार,
तो 77, और उसने क्या कहा था, पॉइंट के एक बार तक निकाल के लाना है, तो 44.1 आपका आंसर आ जाएगा। बस हमको इतना ही बताना था। हमने टेबल ये क्यों कंप्लीट की, आपको समझाने के लिए कि भैया अगर जो लोग निरक्षर लोग हैं और जो साक्षर लोग हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल जनसंख्या बनेगी। हर जगह देखो 50, 150, 200, 100, 50, 150, 90, और यहां पे जो भी आएगा, अब क्योंकि जो यहां पे परसेंटेज है तो हमको उनको कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे आसानी से बन जाएगा। ये 75% बराबर दे रखा है, ये साक्षर लोगों की परसेंटेज दे रखे थे, तो यहां पे आसानी से आपको कितना मिल जाएगा, 120 में से 90 जाएगा, यहां पे 30 आ जाएगा। खैर हमें उससे मतलब नहीं था, हमें ये वाला कॉलम चाहिए था और ये वाला कॉलम चाहिए था, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला वाला, अगले वाले में भी कुछ एक चार्ट टाइप का दे रखा है। अरे भाई ये बिगड़ने में बड़ी ताकत लग रही है यार, कोई नहीं, कॉलिन सबको हटाए। अरे यार कॉलिन वाले रुपए तो दिए नहीं थे, फिर बोला क्यों? चलो कोई नहीं, अपना काम बनना चाहिए, पैसे मिले या ना मिले, आज नहीं कल तो मिल ही जाएंगे यार, ये नहीं देंगे कहीं और से आएंगे, पैसों का क्या है, आप ऊपर वाले पे यकीन रखिए, सब कुछ मिलता है। अब आप ये मत कहना सर जी यार आप तो कपड़ा यूज कर रहे हो, भाई कपड़ा इसलिए यूज कर रहे हैं, जो हमारा डस्टर था उसमें लकड़ी बची, नीचे का जो कपड़ा था वो कहाँ गया मुझे भी नहीं पता, आज तक नहीं पता चल पाया, तो आपको क्या ही बताएं। चलो खैर अगला क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे होंगे दो डंडियां बनी हुई हैं, दो डंडियां कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं, ठीक। तो इसमें ये जो पहली वाली डंडी है, ये जो पहली वाली डंडी है ये किस चीज की है, तो क्या बताया था, भूरा रंग, यानी कि ये है बाइक के, तो ये है बाइक की। अरे तुम कहां से आ गए भाई? और ये वाली जो है, ये वाली किसकी है, तो ये वाली है आपकी भाई कुल वाहनों की ना, हाँ कुल वाहन, कुल वाहन की, बस इतना ही देखना था। अब आते हैं सवाल पे। दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी है, तो मार्च में अगर जाएंगे तो इसमें ये लिखा है 25, और ये कितना लिखा था, ये लिखा था भाई 15, तो यानी कि कुल वाहन आपके पास कितने हैं, 25 हैं, और जिसमें से बाइक कितनी है, 15 है, ठीक। इतना पता चल गया, बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या। तो फिर आपको, और ये याद रखना, ये उसमें ऊपर में सवाल में दे रखा है, ये सब किस में है, ये सब के में है, तो ये सब के में है, तो यहां भी के, तो यहां भी के। अब 25,000 में से 15,000 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के, यानी कि 10,000 आ जाएगा। और 10,000 आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए भाई, तो देखिए पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पेपर में जो कैलकुलेशन आपको देंगे वहां पे ऐसे देंगे कि बस आपको पहाड़े आते हो और आप कैलकुलेशन को कर लेंगे। बाकी आपको यहां पे पेपर देखने को मिल जाएगा ऐसे ऐसे करके पूरा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरी तरीके से पेपर देखने को मिलेगा। जब आप लोग इसको लगाएं तो अपने आप भी कैलकुलेशन करें, बाई मिस्टेक कई बार मुझसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मैंने बताया ना आजकल यार मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं, मैं मतलब नॉर्मली अपने क्लासेस में भी बैठा होता हूं, पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां पे मुझे बच्चे करेक्ट कराते हैं, अरे सर जी यहाँ पे ये लिख दिया आपने, ये होना चाहिए, तो वो गलतियां हो रही हैं। क्यों हो रही है, माइंड आजकल पूरी तरीके से सेट नहीं है, कहीं इधर उधर है, क्या है प्रॉब्लम आई डोंट नो, हो सकता है नींद नहीं पूरी हो रही, जो भी रीजन हो, तो ये सारी चीजों की वजह से आजकल प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर कोई मिस्टेक की वजह से कोई आंसर गलत हो तो कमेंट में उसको जरूर बता देना, अगली क्लास में हम उसको सुधरवा देंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।